इट्स अ न्यू टॉपिक आ चुके हैं हम लोग टॉपिक नंबर 7 के साथ, यूएसए एज एन इम्पेरियलिस्ट पावर। देखिए कैसे यूएसए जो है था वो इम्पेरियलिस्ट पावर के रूप में उभरा। देखिए कह रहा है बाय द 1890s यूएसए हैड इमर्ज्ड एज अ न्यू इम्पेरियलिस्ट पावर। 1890s आते आते यूएसए इम्पेरियलिस्ट पावर के रूप में उभरना शुरू हो गया था। इन 1889 अ यूएस सेनेटर सेड, टुडे वी आर राइजिंग मोर देन वी कैन कंज्यूम, टुडे वी आर मेकिंग मोर देन वी कैन यूज, देयरफॉर वी मस्ट फाइंड न्यू मार्केट्स फॉर आवर प्रोड्यूस, न्यू ऑक्यूपेशन फॉर आवर कैपिटल, न्यू वर्क फॉर आवर लेबर। ये यूएसए सेनेटर का एक कहा सुना, ये सीनेट में कहा गया एक स्टेटमेंट था कि चूंकि हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसलिए हमको अब कॉलोनी बनाना चाहिए। इनका जो था पर्पस यही था कहने का कि हमको कॉलोनी बनाना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें कॉलोनी की जरूरत है ताकि हम अपना जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको खपा सके वहां पे। ये सीनेटर बोल रहा है। अगला कह रहा है गाइज कि बाई 1881 द Hawaiian Islands were referred to as being a part of the American system, though they were formally annexed in only in 1898। देखिए 1881 आते आते अमेरिका जो है वो हवालियन आइसलैंड पे अपना जो था कहीं ना कहीं हेगमनी जो है स्थापित करना शुरू कर चुका था। लेकिन 1890 की बात है, 1898 की बात है जब फॉर्मली एनेक्स किया अमेरिका ने उसको अपने अंडर में। In the 1880s, a war-like situation had developed as a result of the US, German and British rivalries over the सेमोन आइसलैंड। देखिए एक 1890s तक आते आते यहाँ पे ब्रिटिश और यूएसए और जर्मनी के बीच वार लाइक सिचुएशन आ चुकी थी सेमोन आइसलैंड को लेके। तो हुआ क्या कि 1899 में, बट इन 1899 जर्मनी एंड द यूएस डिवाइडेड द आइसलैंड अमॉन्ग देमसेल्व्स विथ ब्रिटिश बीइंग कंपनसेटेड एल्सवेयर। सेमोन आइसलैंड को 1899 में जर्मनी और यूएसए ने डिवाइड कर लिया अपने अपने बीच में और ब्रिटिश को कहीं और कंपनसेट कर दिया गया। इन 1893 यूएसएल डिक्लेयर्ड हर हेगेमनी ओवर द अमेरिकन कंटिनेंट। लैटिन अमेरिका पे फुल अपना हाथ धो के पीछे पड़ चुका था यूएसए और कंटिनेंट पे अपना हेगेमनी पूरा स्थापित कर लिया था, लगभग करना चाहता था, अभी किया नहीं था। क्या हुआ, उसने ब्रिटिश को परस्यू किया कि आप डिक्लेयर करो कि टुडे द यूनाइटेड स्टेट इज प्रैक्टिकली सोवरेन ऑन दिस कंटिनेंट एंड इट्स फीट इज लॉ अपॉन द सब्जेक्ट्स टू विच इट कन्फाइंस इट्स इंटरपोजिशन। कहा कि जो जो भी कंटिनेंट है इसका नेबरिंग एरियाज है और जो कंटिनेंट है यूएसए जो 13 कॉलोनीज था ओनली, तो कहा कि नहीं अब ये हमारा ही मतलब कि कंटिनेंट होगा और इस पर केवल और केवल हम ही इंटरवेन कर पाएंगे। और ज्यादातर इसने लैटिन अमेरिका को हथियाया था। आज यूएसए इतना बड़ा दिखता है वो लैटिन अमेरिका का देन है और नेबरिंग एरियाज का। पहले 13 कंट्रीज में ही था वो, सॉरी 13 स्टेट्स में। अगला कह रहा है इन 1898 द यूएस वेंट टू वार विथ स्पेन ओवर क्यूबा विच अलोंग विथ पुर्टो रिको वाज देन ओनली द स्पेनिश कॉलोनी इन द अमेरिकाज। अमेरिका में क्यूबा को लेके अमेरिका जो यूएसए अभी है वहां पे क्यूबा को लेके काफी क्राइसिस चला और स्पेन से वार हुआ अमेरिका का। हालांकि क्यूबा पे आखिरकार उसने अपना हक जमा ही लिया अमेरिका ने, यूएसए ने। देखिए कह रहा है द यूएस ऑल्सो अटैक्ड द फिलीपींस, स्पेनिश कॉलोनी इन द पैसिफिक। पैसिफिक में क्या किया, फिलीपींस पे अटैक किया। अब जिसके चलते स्पेन तो डिफीट कर गया, तो स्पेन ने ये जो रिको है इसको हैंड ओवर कर दिया और एक गुआम नाम का आइसलैंड था, आइसलैंड ऑफ गुआम, इसको भी हैंड ओवर किया पैसिफिक में यूएस। कह रहा है क्यूबा वाज फॉरबिडन टू मेक ट्रीटीज विद एनी अदर कंट्री एंड द यूएस क्लेम्ड द राइट टू इंटरवेन इन क्यूबा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हर इंडिपेंडेंस एंड द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स। क्यूबा को फॉरबिड किया गया कि वो ट्रीटी किसी अनदर कंट्री से नहीं करेगा और यूएस ने क्लेम ठोका कि द राइट टू इंटरवेन इन क्यूबा ऑर्डर टू, कि हम इसलिए इंटरवेन कर रहे हैं ताकि हम क्यूबा के इनहैबिटेंट्स का इंडिपेंडेंस बरकरार रखें। लेकिन वो तो पता ही है क्यों उसने किया था। When in 1890s the European powers made preparation for the partition of China, the US felt that sea would be left out। जब 1890s में यूरोपियन पावर्स ने चाइना का पार्टीशन करा, चाइना पे अपना वो करा, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे चाइना पे यूएस जितनी भी यूरोपियन पावर्स थे, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली, सब जाके चाइना के कंटिनेंट पे अपना अधिकार जमाने लगे। तो यूएस को लगा कि वो तो अकेला रह गया है, तो उसने क्या किया, देयरफॉर डिक्लेयर्ड व्हाट इज नोन एज द ओपन डोर पॉलिसी। तो उसने डिक्लेयर कर दिया क्या ची बाबू, ये ओपन डोर पॉलिसी को डिक्लेयर किया, जिसका मतलब होता है कि it meant that in China no imperialist countries should be discriminated in terms of areas that they claim to be their sphere of influence। देखिए जब बक्सर रेबेलियन हुआ, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा में हम लोग देख लेते हैं।
तो जब बक्सर रिबेलियन हुआ, जो चाइना में हुआ था बक्सर रिबेलियन, वहाँ पे इसीलिए चाइना का पार्टीशन रुका भी था गाइस, आपको याद होना चाहिए ये चीज़। तो जब बक्सर रिबेलियन हुआ तो यूएसए का जो ट्रूप्स था उसने ज्वाइन करा था इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के ट्रूप्स को, और सप्रेस किया गया था किसको? बॉक्सर रिबेलियन को। फिर कह रहा है, अब देखिए थियोडर रूजवेल्ट जो अमेरिकन क्या थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था द सिविलाइज्ड नेशंस वेयर प्रीडोमिनेंटली व्हाइट एंड द अनसिविलाइज्ड वंस प्रीडोमिनेंटली नॉन व्हाइट्स। इसका मतलब होता है गाइस, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, रूजवेल्ट ये प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो सिविलाइज्ड नेशन है वो पहले से ही प्रीडोमिनेंटली व्हाइट्स, जो व्हाइट्स है वो पहले से ही सिविलाइज्ड हैं, और जो अनसिविलाइज्ड हैं वो प्रीडोमिनेंटली नॉन व्हाइट्स हैं। कह रहा है जापानीज अटैक्ड द रशियन फ्लीट इन 1904। जब जापान ने रशियन फ्लीट पे 1904 1905, जो जापानीज अटैक था रशिया में 1904 और 1905 में जापान ने रशिया को हराया था, इससे यूएसए बड़ा खुश हुआ। वो इसलिए क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टीज काफी प्रबल हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि रसिया से सोशलिस्ट मूवमेंट चाइना में जा चुका था, तो इसलिए डर था यूएसए को कहीं चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टीज बना के काफी ज्यादा वो रशिया की तरह पॉलिसी को ना अपना ले। तो जब जापान ने अटैक करा तो जो अमेरिका था रशिया पे अटैक करा, तो अमेरिका काफी खुश हुआ था इससे। बाद में उसने मेडिएट भी किया था रशिया जापानीज वार को एंड करने में। अगला कह रहा है गाइज कि he also entered into a secret agreement with Japan which gave the US the right to trade freely in the region. The US appeasement of Japan's colonial ambition was to prove costly to the US later as Japan became the main rival to the US in the Pacific. देखिए कह रहा है कि गाइज ठीक है, जापान को तो उसने हेल्प करा बहुत बढ़िया, उसने रशिया को रिकॉग्नाइज करने पे मजबूर किया जापान के टेरिटोरियल गेन्स को लेके, जब रशिया और जापान के बीच वार हुआ तो। लेकिन आगे चल के इसको नहीं पता था कि पैसिफिक में मेन राइवल कौन बनने वाला है, जापान। जापान, इसको ये नहीं पता था रूजवेल्ट को। डिक्लेयर्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैड द राइट नॉट ओनली टू अपोज यूरोपियन इंटरवेंशन इन द अमेरिकन कंटिनेंट बट टू इंटरवेन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ आवर नेबरिंग neighbors to mention order. This is known as the new corollary to the Morin doctrine. ये मोरेन न्यू कॉलरी टू द मोरेन डॉक्ट्रिन, ये हो सकता है यूपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सके, लेकिन कह रहा है कि 1904 में रोजवेल्ट ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट का जितना भी कंटिनेंट है उसमें किसी भी यूरोपियन कंट्री को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अमेरिका का ये राइट है कि वो अपने नेबर्स में पीस को मेंशन करने के लिए वो कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह का यूरोपियन कंट्री उसके कंटिनेंट में इंटरनल अफेयर में नहीं दाखिल हो सकते हैं, इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। ये यूएसए के रोजवेल्ट ने डिक्लेयर करा था कि द कंप्लीशन ऑफ द पनामा कैनल इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेलिब्रेटेड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द रोजवेल्ट। रोजवेल्ट का एक सबसे ग्रेट अचीवमेंट रहा कि उसने पनामा कैनल को अपने हाथ में हथियाया था। वो ऐसा हुआ, पनामा कैनल जो है वो कोलंबिया में जो है प्रेजेंट है, उस टाइम पे प्रेजेंट था, और कह रहा है कि जो 40% जो कंस्ट्रक्शन था पनामा कैनल का, वो एक फ्रेंच कंपनी ने करा था। फिर बाद में क्या हुआ, यूएसए ने फ्रेंच कंपनी से पनामा कैनल के कंस्ट्रक्शन के राइट को बॉट कर लिया और ऑफर किया कोलंबियन गवर्नमेंट को, कि कुछ ऑफर दिया कि आप ऐसे ऐसे करो और मुझे ऐसे ऐसे करने दो, लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट ने इसको अस्वीकार कर दिया, इस ऑफर को। फिर कोलंबिया में पैसे देकर रेवोल्यूशन को खड़ा करा इस धूर्त अमेरिका ने, लेकिन क्या हुआ और अपने सैनिक को भी बाद में उतार दिया कि वो रेवोल्यूशन को कोलंबियन गवर्नमेंट सप्रेस ना कर सके, और तब जाके जो पनामा कैनल है वो ओपन हुआ। कब गाइज? 1940 में जो था वो पनामा कैनल ओपन किया गया, और इसी टाइम 1906 में रोजवेल्ट को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था रशियो जापानीज वार को एंड करने में। ये था इसका थोड़ा बहुत अचीवमेंट, लेकिन था बहुत धूर्त गाइज। The US policy of intervention in the internal affairs of the Latin America countries continued during the presidencies of the William Howard Taft and the Woodrow Wilson. ये कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनके रहते हुए लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा उनके छोटे छोटे कंट्रीज को हथियाया गया, और ये टैप्ट पॉलिसीज वगैरह को कुछ प्रमोट करके यूएसए कहीं ना कहीं एक इम्पेरियलिस्ट पावर के रूप में उभरा। थैंक यू सो मच गाइज।